Hello students, in today's lecture we are going to learn importance of controlling. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, कंट्रोलिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, कंट्रोलिंग होता क्या है, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर ली थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसे पहले ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। ओके, सो मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा लास्ट फंक्शन है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, वो सब हमने क्लियर कर लिया है। तो वो सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देख लेना। ओके, सो देखते हैं कि इसके कितने पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स है, हमें पता है हर फंक्शन में 10 पॉइंट्स है, सबका इंपॉर्टेंस 10 पॉइंट्स है। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ तक देख चुके थे, सो हमें यहाँ से देखना था फर्स्ट पॉइंट से, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग से क्या फ़ायदा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसे फुलफिल करता है, उसे अचीव करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग के थ्रू ये होता है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज, नीड, ये इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यही होगा आपके जितने जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग, नीड ऑफ कंट्रोलिंग, एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग, तो यही सारे पॉइंट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज, फाइंडिंग आउट द डेविएशन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, कंट्रोलिंग क्या करता है, जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, हर स्टेज पे जो भी जितने भी स्टेज होते हैं, चाहे रॉ मटेरियल ख़रीदने के, चाहे प्रोडक्ट बनाने के, उसे सेल करने के, मार्केटिंग करने के, जो भी है, वहाँ पे फाइंड आउट द डेविएशन को फाइंड आउट किया जाता है, इफ़ एनी, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की जो प्लान की गई थी, प्लान किस तरीके से की गई थी एक्टिविटीज़ करने के लिए, और हो किस तरीके से रहा है। ठीक है, काम किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से प्लान की गई थी, तो उसी का जो डेविएशन है, उसके बीच में कितना गैप आ रहा है, उसी को चेकआउट किया जाता है, उसी को फाइंड आउट किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि अगर सपोज़ कि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड, ये क्राइटेरिया सेट किया होता कि हमें करना है, इतना प्रोडक्ट सेल करना है, और इतना ही हो पाया। ठीक है, तो ये क्या है, कितना गैप आ रहा है, काफ़ी गैप है, तो क्यों आया ये डेविएशन, क्यों हुआ, उसे चेकआउट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकेंड पॉइंट इज़ मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट्स हमने हर फंक्शन में देखा है, हर फंक्शन के इंपॉर्टेंस में देखा है। यहाँ पे भी ये देखते हैं, वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनका जो रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर मटीरियल रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, वो वेस्टेज ना जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो उनका। ठीक है, जितना ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ हो, फालतू का कुछ भी मतलब वेस्ट ना जाए। स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया हुआ रहता है एवरी परफॉर्मेंस का, कितना पैसा लगेगा मार्केटिंग में, कितना पैसा लगेगा रॉ मटेरियल ख़रीदने में, कितना पैसा लगेगा जो प्रोडक्शन की कुछ चीज़ें हैं वो लाने में। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट की हुई है। ठीक है, और एक कंट्रोलिंग के थ्रू ही ये क्या होती है, ये पॉसिबल हो पाती है कि जितना सोचा है उतना ही हो पाए। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स। तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना रहता है कि इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। एज द इफेक्ट ऑफ दीज द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय एम्प्लॉयज़ इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जब वो क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि इतना ही आपको पैसा खर्च करना है, यहाँ पे इतना ही रॉ मटेरियल यूज़ करना है आपको, तो क्या करते हैं एम्प्लॉयज़, उसे मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में ही उसे यूज़ करते हैं, उतना ही करते हैं जितना कि उन्हें बोला जाता है। कंट्रोलिंग हो रही है प्रॉपर, उन्हें पता है कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, हमारा जो भी परफॉर्मेंस है यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है, चेकआउट किया जा रहा है, फाइंड आउट किया जा रहा है। तो इसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो उद्देश्य है, उसे अचीव करने के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है हर रिसोर्सेज का। ओके, तो कंट्रोलिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स में कितना एक्यूरेशन है, मतलब कितना करेक्ट है, कितना नहीं है, कितना सही है, कितना नहीं सही है, वो कंट्रोलिंग के थ्रू ही होता है, पॉसिबल होता है उसके ही थ्रू। An efficient control system helps management in judging the accuracy of standards whether they are accurate or not। यहाँ पे एक अगर efficient control system होता है तो ये मैनेजमेंट में हेल्प करता है जज करने के लिए, जजमेंट के लिए कि जो स्टैंडर्ड्स है वो accurate है या नहीं है, जो काम किया जा रहा है
जो परफॉर्मेंस दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ के थ्रू वो सही है या नहीं सही है, जो स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया सेट किया गया है उतना वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, मतलब कि हर तरीके की वो मेजरमेंट कर सकता है, हर स्टेज पे हर लेवल पे वो चेकआउट कर सकता है, कंट्रोलिंग के थ्रू हो सकता है। So after reviewing them according to changing circumstances, they are revised from time to time, which is beneficial for checking performance accurately। यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें रिव्यू करने के बाद वो बार बार रिवाइज़ करते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, मतलब कि जैसे सर्कमस्टेंसेस जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता है और या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग तरीके का कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, इन सब चीज़ों को मतलब बोल रहे ना कि कंट्रोलिंग यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, मतलब कि अलग अलग तरीके से वो कंट्रोलिंग कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और वो बार बार चेकआउट करते हैं अच्छे से। किसी भी उन्हें लगता है कि यहाँ पे बार बार डिविएशन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जैसा मिस्टेक्स बार बार हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बार बार उसे रिवाइज़ करेंगे, बार बार उससे कंट्रोलिंग करेंगे, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस उनका कैसा होगा, एक्यूरेट होगा, उनका जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस सही होगी। ओके तो यहाँ पे करते करते मतलब बार बार अच्छा करते करते उन्हें समझाते या फिर बार बार अपना मिस्टेक्स अगर वो सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, बार बार ऐसे करते हैं तो यहाँ पे एक्यूरेसी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट इज़ मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन भी मिलता है, कैसे वो देखते हैं। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस, जब वो स्टैंडर्ड को सेट कर लेते हैं कि हमें किस क्राइटेरिया तक रहना है, किस क्राइटेरिया तक पहुंचना है, क्या लेवल है हमारा इस बार, तो इसके बाद वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज़ इन एडवांस, सपोज़ कि उन्होंने देखा कुछ सेट किया हुआ था, उतना अगर किया या उससे कम किया तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कम्युनिकेशन करते रहते हैं कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या यहाँ पे दिक्कत आई, क्या मिस्टेक्स हुए जो ऐसा हुआ, तो यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहता है उनसे कि इस बार अच्छे से करना, नहीं तो आपका प्रमोशन डिमोशन होगा, ठीक है, अच्छा करोगे तो प्रमोशन और नहीं तो डिमोशन, अच्छा करोगे तो आपका इंसेंटिव होगा, आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो आपका पेमेंट काट लिया जाएगा, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन होती रहती हैं। ड्यू टू दिस एम्प्लॉयज़ गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जब उन्हें पता हो जाता है कि कैसा चाहता है मैनेजर हमारा या हमारा लीडर किस तरीके का काम चाहता है, तो यहाँ पे उन्हें एक आइडिया मिल जाता है कि काम किस तरीके से करना है, क्या करना है। परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉयज़ आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एट्सेट्रा। यहाँ पे परफॉर्मेंस उनका उन्हें पता है, इवेल्युएट किया जाता है, उन्हें भी पता है, और कंट्रोलिंग के थ्रू अगर देख रहा है बंदा कि ये इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इसे भाई प्रमोशन दो, इसका इंसेंटिव बढ़ाओ, ठीक है, और ये नहीं अच्छा कर रहा है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे उसे पनिशमेंट मिलेगा, उसको या फिर सैलरी काट दी जाएगी या फिर इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें, या फिर डांट फटकार भी मिलेगी, इस तरीके का। ओके सो यहाँ पे उन्हें पता है परफॉर्मेंस उनका इवेल्युएट किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा उसका। सो अगर अच्छा रहेगा तो रिवॉर्डेड एंड इंक्रीमेंट, बोनस, यहाँ पे उनका सैलरी बढ़ा दी जाएगी, बोनस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एट द बेस्ट लेवल, तो यहाँ पे वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरेंस, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो इंश्योर्स ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन, यहाँ पे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होता है, एक तरह सुनिश्चित करता है क्या, कंट्रोलिंग। हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए प्रॉपर, और ये कौन सुनिश्चित करता है, कौन इंश्योर करता है, कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग एक फंक्शन है जो कि ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अनप्रोफेशनल बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि कभी टाइम पे आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, जो उन्हें काम दिया जा रहा है वो कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, जो टारगेट दिया जा रहा है वो कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे अच्छे से, तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, इनका जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसे कम करता है क्या, कंट्रोलिंग, क्योंकि उन्हें पता है कंट्रोलिंग हो रही है, उन पे नियंत्रण किया जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है, उन्हें चेकआउट, उनके परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जा रहा है। ओके तो ये क्या करते हैं, वो अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो रिवॉर्ड किए जाए, उन्हें फाइनेंशियल उन्हें बेनिफिट मिले। ओके
Discipline is maintained by continuous checking of performance by the superior and preventive actions are taken to minimize the gap between actual and standards. So discipline क्या करता है, एक continuous checking performance, जो उनका performance है डेली का, वो उसे चेक किया जाता है डिसिप्लिन के द्वारा, ठीक है। इसमें डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, कंटिन्यूस चेकिंग होती है। तो पता है जैसे स्कूल में ही जब डेली की डेली टीचर्स देखते हैं कि बच्चे ने होमवर्क किया नहीं किया, तो यहाँ पे उन्हें पता है कि डिसिप्लिन है प्रॉपर, तो वो होमवर्क करके ही आते हैं, क्योंकि उन्हें मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, इसके लिए वो अपना करके ही आते हैं। इसी तरीके से उनका भी परफॉर्मेंस देखा जाता है। और बाय द सुपीरियर्स एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, सुपीरियर के द्वारा उन्हें चेकआउट किया जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है, रेगुलेट किए जाते हैं वो। और प्रिवेंटिव एक्शन, कुछ ऐसे एक्शन जिससे कि वो काम करें। इससे क्या होता है, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स है और जो उनका एक्सपेक्टेड जो वो चाहते हैं, उसके बीच में जो गैप है वो कम होता है। वो जितना चाहेंगे उतना उनका काम मिल जाएगा उन्हें करके, ठीक है। इस तरीके से अगर वो ऐसा चेकिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर रेगुलेट नहीं करेंगे उन्हें, तो वो मनमानी काम करेंगे। 6th पॉइंट इज़ फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प मिलता है सबके बीच में, हर एम्प्लॉयज़, हर वर्कर्स के बीच में। कंट्रोल इज़ अ फंक्शन इन विच द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स आर डिज़ाइन क्लियरली। तो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स है हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स का, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में, उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में, उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में एक क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाता है। उनका रोल क्या है वो बताता है कि उनका रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनको करना क्या है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डिविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड यूज़ रिमेडियल मेजर फॉर डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोऑर्डिनेशन उनके बीच में रहेगा तो ये क्या करेंगे, एक हेल्प मिलती है कि उनको क्या करना है, कि उनका जो वर्क है उसमें कितना डेविएशन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अब सेल्स डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पे उसे सेल करना है ज़्यादा, लेकिन ये परचेस डिपार्टमेंट वाला प्रॉपर उसे दे ही नहीं, जो रॉ मटेरियल नहीं लाएगा, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो ये सेल क्या करेगा जब प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर एक कोऑर्डिनेशन रहेगा तो ये इससे बोलेगा कि भाई इतना मुझे इस बार सेल करना है, मेरा ये टारगेट है, आपको इतना प्रोडक्शन मटेरियल इतना लाओ कि हमारा ये इतना प्रोडक्शन बने और बिक सके। तो ये वो काम करेगा अपना। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम रहेगा उतना प्रोडक्शन को हाई करे, प्रोडक्ट उतना बनाए जितना कि सेल करना है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी तो प्रॉपर होगा, तभी तो जो उनके बीच में एक कह सकते हैं कि जो उनका प्री प्लान्ड जो उनका एक्सपेक्टेड गोल है वो और जो एक्चुअल उनका परफॉर्मेंस है उसमें एक जो गैप आएगा वो कम होगा, ठीक है। और यूज़ रिमेडियल मेजर्स अगर आ रहा है, उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं कि टारगेट इतना था और इतना ही हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्या कॉजेज़ हैं जो ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए रिमेडियल मेजर कि उसका उपचार क्या है, उसका सल्यूशन क्या है, वो ढूंढेंगे, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर्स के मन में कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक प्रेशर बना रहता है, ठीक है। कंट्रोलिंग अगर होती रहेगी प्रॉपर तो इनके मन में एक प्रेशर बना रहेगा। कैसे, वो हम देखते हैं। द परफॉर्मेंस आर इवेल्यूएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स। तो जो परफॉर्मेंस है बंदों की, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आकलन किया जाता है कि उनका टारगेट क्या है, उनका स्टैंडर्ड टारगेट क्या है, उसका वो परफॉर्मेंस का इवेल्यूएट किया जाता है कि काम उसने कैसा किया कि नहीं किया, वो सारी चीज़ें। द एम्प्लॉयज़ आर वेरी वेल अवेयर दैट देयर परफॉर्मेंस विल बी इवेल्यूएटेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। जैसा कि पहले बताया मैंने, पहले पॉइंट में, प्रीवियस पॉइंट में एक था कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे उन्हें पता होता कि उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो अगर अच्छा करेंगे तो उनको रिवॉर्ड, बुरा करेंगे या फिर वैसा काम नहीं करेंगे तो पनिशमेंट, सैलरी काट ली जाएगी। इस तरीके से दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। यही हमने यहाँ पे देखा मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ में। ओके, सेम चीज़ वही है कि इससे वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परफॉर्मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए, अच्छा अपना काम करने के लिए। यहाँ पे उन्हें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है अगर कंट्रोलिंग प्रॉपर होती रहती है तो। हम स्कूल में भी देख सकते हैं, कॉलेज में भी देख सकते हैं, प्रॉपर काम करते रहते हैं तो टेंशन नहीं रहता। अगर नहीं करते तो डांट खाने का, मार खाने का डर लगा रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपना जल्दी जल्दी काम फटाफट कर लेते हैं, जो भी काम रहता है, लर्न करना होता है जो भी। ओके, इसी तरीके से
8 पॉइंट है इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये क्या इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है, क्या डिटरमाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये भी हम बार बार पढ़ रहे हैं, हर फंक्शन में आपको ये मिलेगा। फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इन्हें ये सुनिश्चित करना है, ये इंश्योर करना है कि हर मैनेजर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जो भी उनका डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, सबसे कोऑर्डिनेशन, हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बना के उन्हें अपने काम में एफिशिएंसी लानी है, इफ़ेक्टिवली तरीके से उन्हें अपने काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि उन्हें अपने गोल को अचीव करना है। ठीक है, इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये कंट्रोलिंग, इससे क्या होता है कि कंट्रोलिंग के थ्रू उनमें एक एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, एफिशिएंसी आए काम में, प्रोडक्टिविटी में, प्रॉफिटेबिलिटी में, इफेक्टिव उनके काम में हो, परफॉर्मेंस में एक इफेक्टिवनेस हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए ही कंट्रोलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। 9 पॉइंट है बिल्ड्स गुड कॉरपोरेट इमेज। अब कंट्रोलिंग के थ्रू एक कॉरपोरेट की, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी कैसे होगी वो देखते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब कि टॉप टू बॉटम लेके उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मिनिमम डेविएशन इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पे प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड्स है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इसमें एक अगर मतलब एक कमी लाता है। ठीक है, हमारा जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इसमें जो गैप है, जो डेविएशन है, उसमें कमी लाता है। ठीक है, उसमें कमी लाता है और बिजनेस में प्रोग्रेस आती है। कैसे? कंट्रोलिंग के थ्रू। इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। तो ये कैसे अचीव किया जा सकता है? प्रॉपर कंट्रोल के थ्रू ही। दिस बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स गुडविल फॉर द बिजनेस। और इससे क्या होता है कि कॉर्पोरेट की जो इमेज होती है, गुडविल होती है बिजनेस की, वो अच्छी बनती है, गुडविल आती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जब हर जो भी यहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, सेलिंग अच्छी हो रही है, बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहे, टाइम टू टाइम उनका काम होते जा रहा है। ठीक है, जो भी मार्केट में अगर उनके प्रोडक्ट की सप्लाई होती जा रही है, अगर डिमांड है और प्रॉपर सप्लाई भी होती जा रही है, तो क्या हो रहा है, उनका इमेज बढ़ता जा रहा है, उनकी गुडविल बढ़ती है। ठीक है, और अगर अच्छी से अच्छी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके कॉर्पोरेट की इमेज बढ़नी ही बढ़नी है। 10 points and last point is acts as a guide. Controlling function provides set of standard performance. Controlling क्या provide करता है? Standard, एक criteria किसका? Performance का। Manager as well as subordinates work according to it. यहाँ पे जो standard उन्होंने set किया हुआ है पहले planning में, जो उन्होंने standard set किया हुआ है, मैनेजर और जो subordinate जितने भी employees, workers, labor हैं, सबको उसी के according काम करना है। Where necessary they can take the help of these standards and can achieve desired results. जब भी ज़रूरत हो, जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, तो इसकी हेल्प से क्या किया जाता है कि अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। Thus controlling function acts as a guide for everyone. तो यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या है? एक तरीके से सबके लिए गाइड करता है, गाइडलाइन से एक तरीके से हर किसी के लिए कंट्रोलिंग सबकी हो रही है, सबको चेकआउट किया जा रहा है, सबके परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जा रहा है, सब पे कह सकते हैं कि सबको मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो सबको एक गाइडेंस मिल रही है 10 स्टेप कि किसको क्या करना है। ठीक है, इस तरीके गाइड में यही तो कि सबको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो ये कंट्रोलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। द स्टेप्स टेकन फॉर कंट्रोलिंग एन एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटीज़। तो जो स्टेप लिया जाता है मतलब कि कंट्रोलिंग में, तो ये क्या होता है? एक एक्टिविटी होती है गाइड द मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटी। जो फ्यूचर की एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। और यही क्या है? मैनेजमेंट को गाइड करने के लिए होती हैं, और ये होता है कंट्रोलिंग के थ्रू। तो ये हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन थे जितने भी, वो सब हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी, डिस्टिंग्विश बिटवीन, सबके बीच में क्या डिफिनेशन, जितने भी फंक्शन है यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, सबके बीच में क्या डिफरेंसेस है, उनकी मीनिंग में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे उनके। वैसे बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूँगी एक वीडियो में।
ओके। सो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये याद कैसे करने हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था मीनिंग डेफिनेशन में कि आपको लर्न कैसे करना है ये। ओके, सो मैंने आपको बताया था फेम फेम बीपी, मैंने आपको बताया था फेम फेम बीपी। आपको इस तरीके से लर्न करना है। हर पॉइंट का आपको पहला लेटर लेना है, पहला वर्ड। एफ का एफ आप देख सकते हैं यहाँ पे FAM एंड फिफ्थ इज E, फेम। इसी तरीके से सब आपको मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वही जो मैंने आपको बताया कि अभी डिफरेंसेस सबके बीच में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच।